Dear student of first ninth class, Assalamu alaikum. Today our topic is chemical combination और उससे रिलेटेड जो लॉ हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले ये पढ़ेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन की मीनिंग ये है कि केमिकल्स मीन्स सब्सटेंस, एटम या कंपाउंड। कॉम्बिनेशन का मकसद है वो कंबाइन होंगे। क्या होंगे? कंबाइन होंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एलिमेंट या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके बाय केमिकल वे तो हमें क्या देते हैं? एक न्यू सब्सटेंस देते हैं, न्यू कंपाउंड देते हैं। वो कंपाउंड की कुछ कंडीशन होती है। केमिकल रिएक्शन में कुछ हम लॉ यूज़ करते हैं कि हम अगर रिएक्टर सब्सटेंस में, पहले तो ये जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, सी कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? केमिकल सब्सटेंस हैं। ये भी कार्बन भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है। या इसको कहेंगे ये कार्बन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, या ये कार्बन एटम है, या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। तो हर रिएक्शन कराने में क्या होती हैं? कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे ये आपस में कंबाइन होके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन को कंबाइन होने में कौन सी लिमिटेशन, कौन सी कंडीशन, कौन से रूल्स और कौन से लॉ हम यूज़ करें, तो आज हम वो पढ़ेंगे। क्योंकि 17 सदी में और 16 सदी में ये लॉ पहले आ चुके थे कि कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा तो उनमें मास के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से और अदर फैक्टर के लिहाज से, कि जैसे हीट के लिहाज से, केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से कौन कौन सी कंडीशन हम यूज़ करेंगे, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो सपोज़ में अगर आप यहाँ पे कितना मास उठा रहे हो, आपको ये कितना मिल रहा है, ये आज पढ़ेंगे। क्या यहाँ पे जो हम मास उठा रहे हैं कि यहाँ हमारे प्रोडक्ट में सेम मिलेगा? इसको तो पता है, इसको क्या कहते हैं? इसको रिएक्टेंट कहते हैं। और इस सब इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जो हमें मिलता है प्रोडक्ट, सब इस प्रोडक्ट वाले इस चीज़ को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? जो रिएक्टर सब्सटेंस कहते हैं। ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो आप मास उठा रहे हो, क्या ये मास यहाँ पे सेम मिलेगा? ये आज हम पढ़ेंगे। क्या यहाँ पे जो फेसेस हैं वो फेसेस चेंज होगी या सेम रहेगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन? क्या हम कोई भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन है चेंज होगी या सेम होगी? एक फेस की बात होगी। दूसरी ये बात होगी जो रिएक्टर सब्सटेंस की जो नेचर है वो प्रोडक्ट सब्सटेंस से मिलेगी। ये भी हम आज पढ़ेंगे। उसके अलावा से परसेंटेज के लिहाज से, क्या यहाँ पे जो हम परसेंटेज यानी कंपाउंड की यूज़ करें, क्या हमें प्रोडक्ट्स में वो सेम परसेंट मिलेगी? ये आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये पढ़ेंगे क्या यहाँ पे जो हमने रेशो यूज़ किया है वो रेशो इस साइड सेम होगा एटम का या डिफरेंट होगा? अभी यहाँ पे दूसरी बात है कि यहाँ पे जो हमने गैसेस यूज़ किए, क्या उनका वॉल्यूम प्रोडक्ट के वॉल्यूम के लिहाज से बराबर आएगा या डिफरेंट आएगा? अगर बराबर आएगा तो कैसे आएगा? तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, रिएक्टर टू प्रोडक्ट चेंजिंग होने में कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी लिमिटेशन है, हम पढ़ेंगे। उनके लिए हम प्रॉपर लॉ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? लॉ यूज़ करेंगे। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 2 or more than 2 substances combine with each other by chemical way at fixed ratio, some condition are used, that condition are used, that is called chemical combination। तो सिंपल केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा? सिंपल लगे डेफिनेशन देखो, कहोगे सर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 substances or 3 substances by
chemical way. By chemical way to form compound or new substance is called chemical combination. उसको कहेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस बाय केमिकल वे टू फॉर्म कंपाउंड और न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दोनों का रिएक्शन कर रही है, वाटर मिल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जांपल सोडियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन, तो मिल रहा है सोडियम क्लोराइड ऐसे। थर्ड वन रिएक्शन इज मीथेन, ऑक्सीजन मौजूदगी में रिएक्शन करेगा तो देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट ऐसे। ये मैंने कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस, वो दो सब्सटेंस आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। वो दो सब्सटेंस आपके एलिमेंट हो सकते हैं, वो दो सब्सटेंस, एक एटम और दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है। एक एटम और कंपाउंड कैसे? जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ सोडियम, ये एलिमेंट हो गया, यहाँ पे कंपाउंड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड इज कंपाउंड। अभी ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे, जनाब भाई रिएक्शन कंदा तो छा ठाहींदा पुट, ये ठाहींदा NaCl एंड हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। ये साथ साथ मैं इनको बैलेंस भी कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस के लिहाज से। तो ये नहीं है कि दोनों सब्सटेंस सिर्फ एटम ही होंगे, दोनों सब्सटेंस में हमारे दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन। दो ये है केमिकल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन में जो लॉज होंगे, लॉ किसके बयान पर? उनके मास के बयान पर, फेस के बयान पर, नेचर के बयान पर, परसेंटेज के लिहाज से, रेशो के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से हम ये लॉ पढ़ेंगे। तो कौन कौन से लॉ हैं आज वो पढ़ेंगे। तो मैं लॉ के सारों के नेम लिख रहा हूँ, जिसको कहेंगे केमिकल लॉज। क्या कहेंगे उनको? केमिकल लॉज, जिसको कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन बिल्कुल सॉरी, द लॉज विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन, या लॉ विच इज़ रिलेटेड in the formation of compound, the law related with chemical combination। जो हम लॉ पढ़ें जो रिलेटेड किससे हो? केमिकल कॉम्बिनेशन के लिहाज से हो, जिनका ताल्लुक केमिकल कॉम्बिनेशन से हो, तो उनको कहेंगे क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछे, इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे? द लॉज या सम एम्पिरिकल लॉज, द सम एम्पिरिकल लॉज। एम्पिरिकल माना है एक्सपेरिमेंट है, एम्पिरिकल लॉज which is used during chemical combination is called law of
केमिकल कॉम्बिनेशन, या ऐसे एम्पिरिकल लॉ जो हम यूज़ करें ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, या ऐसे लॉ जो अप्लाइड हो जिसकी वजह से हमें पता हो, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो केमिकल रिएक्शन में इन लॉज का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको ये सारे लॉ आने चाहिए। उन लॉ को देख के आप क्या करोगे, कोई भी रिएक्शन कराओगे। लॉ किस तरह से, अगर कोई भी कह रहे हो कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, मेरी प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस हैं उनका मास भी वेस्ट ना हो, उनका जो परसेंटेज है वो भी वेस्ट ना हो, अगर कोई फेस चेंज हो रहा है उसको इकट्ठा कैसे करें, तो जो लॉ अप्लाइड हो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन उसको कहेंगे क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एम्पिरिकल लॉ कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट लॉ या रूल्स या कंडीशन जो हम अप्लाइड करें ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी आप केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हो, कोई भी दो सब्सटेंस को आपस में मिला रहे हो, उन दो कंपाउंड को आपस में मिलाने में जो हम लॉ यूज़ करें, जेके असां लॉ या क़ाइदा इस्तेमाल कयूं, उहे इस्तेमाल करण जेके कयूं था तो उन जी डेफिनेशन हुई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन में जेके असां लॉज इस्तेमाल कयूं उहे कहिड़ा लॉ आहिनि, एम्पिरिकल लॉज, उनखे चइबो आहे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उहे कहिड़ा लॉ आहिनि असां उहे पढ़ंदासीं। पहिरियों लॉ आहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या है, इनके नेम लिखवा रहा हूँ, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा जो लॉ होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लास्ट जो लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ये चार लॉज हैं जो हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, या इनका कहीं ना कहीं ड्यूरिंग केमिकल कंपाउंड बनाने में इनका यूज़ होगा और इनको देख के हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को करेंगे। हमें ये लॉ पता होने चाहिए। कौन से लॉ हैं? पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये चार लॉज हैं जिनका कहीं ना कहीं जगह पे इनका यूजेज होगा। तो पहला हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपने शुरू में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन की मीनिंग है चेंजिंग होना, तब्दील होना। किसकी तब्दीली यहाँ पे हो रही है? मास की। तो आपको एक तो ये तो पता होगा, आपने एक लॉ भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा ना आपने, कि किसी भी सिस्टम की कभी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी केमिस्ट्री में यूज़ होता है। इसका मकसद क्या है
कि अगर जो भी आप रिएक्टर सब्सटेंस में मास यूज़ करोगे, जितनी अमाउंट में यूज़ करोगे, प्रोडक्ट में आपको वो इतना ही मिलेगा। माना कहने का मकसद ये है कि जितना आप इनपुट रखोगे किस साइड, रिएक्टेंट साइड, आपको आउटपुट प्रोडक्ट साइड वही मिलेगा। क्या मिलेगा? वही मिलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस पर डिपेंड है? मास पर। किसका मास? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। माना अगर आप रिएक्टेंट साइड जितना मास जितना यूज़ करोगे, अगर आपका सिस्टम में क्लोज्ड ओपन सिस्टम होगा तो में मास आगे पीछे हो सकता है। इसकी कंडीशन क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मकसद है मास की चेंजिंग, तब्दीली होना। कहाँ से? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तरफ एक्सचेंज होना। एक्सचेंज होने के ड्यूरिंग जो मास हमने पहले यूज़ किया, क्या वो में फाइनल मास सेम मिलेगा? क्या में फाइनल मास वो सेम मिलेगा? तो वो लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, ये लॉ किसने दिया? ये लॉ दिया हमने, एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था लेवाइजर, जिसने ये लॉ दिया इन 1785। तो पहले लिखेंगे दिस लॉ was given by Lavoisier in 1785, 1785 में इसने क्या दिया? ये लॉ दिया। अच्छा, ये लॉ किस लॉ से दिया? ये लॉ दिया अंडर द कंडीशन ऑफ मास। यहाँ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट है मास ऑफ रिएक्टेंट की जो मास का ताल्लुक है वो उस लिहाज से दिया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? ये लॉ क्या कहता है? पहली इसकी डेफिनेशन ये है, सिंपल में जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो सेम ही रखोगी। तो इसकी पहली स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेटेड ये लॉ स्टेट करता है, डिफाइन करता है मैटर या मास। मैटर है या मास? जो मैटर होता है या मास होता है, तो मास इज नाइदर क्रिएटेड। मास जो भी होता है वो क्रिएटेड नहीं होता, और नॉट डिस्ट्रॉय, और ना ही क्या होता है? ख़त्म होता है या तबाह होता है। नेवर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसने कहा, इस लॉ ने डिफाइन ये किया, जिसने लॉ दिया उसने कहा कि कभी भी मास क्रिएट नहीं होता, नहीं डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। या आप सिंपल इसको कह सकते हो अदर वर्ड में द समेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप सिंपल इसको ये कह सकते हो, इसकी अदर डेफिनेशन या अदर वर्ड्स में इनको ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या इन एनी केमिकल रिएक्शन any chemical reaction, initial mass of reactant substance
substance is always equal to final mass of product substance. ये भी हमें इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो हम इनिशियली मास यूज़ करें रिएक्टेंट सब्सटेंस का, वो हमेशा किसके लिहाज से बराबर आएगा, वो बराबर आएगा फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट सब्सटेंस। आप सिंपल इसको ऐसे कह सकते हो, जो हम रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड जो आप इनपुट करोगे मास है, जो आपने रिएक्टेंट साइड इनपुट किया होगा जो मास, हमेशा वो बराबर आएगा प्रोडक्ट सब्सटेंस के आउटपुट के। इसकी मीनिंग ये है कि जो भी आप रिएक्टेंट साइड में इनपुट करोगे, जो मास यूज़ करोगे, प्रोडक्ट साइड भी आपको वही मिलेगा। इसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट यही है। आपको स्टेटमेंट बुक वाली याद करनी है कि इट स्टेट दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट सब्सटेंस। जो आप रिएक्टेंट साइड मास यूज़ करोगे, आपको प्रोडक्ट साइड वही मिलेगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, आपको वो टर्म जो है ना ये लास्ट में आ जाएगा। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल कुछ करते हैं तो तभी आपको और समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लगा रहा हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो मैंने के मालिक को मास के लिहाज से ले, देखो बेटा यहाँ पे मैंने इसके कितने ग्राम उठाए हैं, मैं इस क्वेश्चन के लिहाज से सर इसके हैं 12 ग्राम, ठीक है। इसके कितने हो गए, ये देखो मैं यहाँ पे इनके कह रहा हूँ इनपुट मास है, ये इनका इनपुट मास है, जितना मास मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, या इनका जो मास इनपुट के लिहाज से इसका है 32 ग्राम, ठीक है। 16 और 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसके कितने मिलेंगे, इसको जमा करें, ये हमें कंपाउंड मिलाए, इसके 12 प्लस 32 है। अगर हम इसकी समेशन लें, ये जो मास है इधर वाला, ये फाइनल मास है, या इसको पाओगे आउटपुट मास है। आउटपुट मास है। अभी देखो अगर काउंट करेंगे, समेशन करें, 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 44 ग्राम से। देखो ये रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर ले रहा हूँ, उनको जमा करेंगे तो ये भी 44 आएगा। इसका मास कितना है, ये प्रोडक्ट साइड है। देखो दोनों साइड मास इक्वल है। जो हमने इनपुट मास यूज़ किया रिएक्टेंट साइड, हमें आउटपुट मास वही मिला, सेम मिले आउटपुट। पर शर्त ये आए डियर स्टूडेंट, शर्त इसकी लिमिटेशन ये है कि हमेशा जो आप रिएक्शन करा रहे हो वो रिएक्शन क्लोज सिस्टम के लिहाज से हो। अगर आप क्लोज सिस्टम में ना करा रहे हो तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी रिएक्शन में गैसेस पसेज होती है, बहुत सारे रिएक्शन में क्या होते हैं, लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अगर कोई मास वाली चीज़ यहाँ से निकल गई, देखो ये गैस है ना, अगर आप इसको क्लोज सिस्टम में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्लोज कंटेनर के अंदर, तो ये गैस उड़ जाएगी, तो इसका मास जो है ना कम और ज़्यादा हो सकता है। ये तो मैंने इस इक्वेशन के लिहाज से लिया। अभी दूसरे हम एग्जांपल करें। ये आपको एग्जांपल कराऊंगा। इस लॉ का मकसद है कि मास कभी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, या इसकी अदर डेफिनेशन ये आती है, द समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस ऑलवेज बराबर आएगा, इक्वल आएगा द समेशन ऑफ
मास ऑफ पीरियोडिक सब्सटेंस जेको तव्हां मास यूज़ कंदो, पर इन लाइ शर्त इहो आहे त सिस्टम इज़ क्लोज्ड। हमें जो सिस्टम लेना है, जो रिएक्शन कराना है, जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन का, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिस्टम होगा, यहाँ पे कंटेनर का क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन का जो इसके अंदर गैस बन रही है, जैसे ये उड़ ना जाए, अगर यहाँ से निकल गई कोई भी गैस तो जाहिर बस का मास कम होगा या नहीं होगा, कम होगा। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। सपोज में ये मैं हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहा हूँ, यहाँ मिल रहा है मैं वाटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके यूज़ कर रहा हूँ। सपोज में मैं इनके मास उठा रहा हूँ ग्राम के लिहाज से, मैंने इसके उठाए 8 ग्राम इनिशियल मास। इसके जो मैं मास उठा रहा हूँ वो उठा रहा हूँ 10 ग्राम। देखो ये है इनिशियल मास। आपकी बुक में स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, जो उठाएंगे वो हमेशा बराबर आएगा फाइनल मास ऑफ पीरियोडिक सब्सटेंस। अब इन दोनों को, ये जो में मिलेगा, अगर ये क्लोज सिस्टम में इन दोनों को जमा करेंगे तो ये भी हमें 18 ग्राम मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। अगर आप सिस्टम क्या उठा रहे हो, क्लोज उठा रहे हो। हाँ 8 ग्राम इन्हें, 8 ग्राम इसके, 10 ग्राम इसके, इन दोनों को जमा करोगे तो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ समेशन ऑफ, समेशन का मीनिंग है जमा करना, मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, इन दोनों के मास जमा करे हो। 8 ये 10 ये भी 18 ग्राम हो गए। इसके भी कितने बन गए सर? इसके भी 18 ग्राम बन गए। जितने आप मास रिएक्टेंट साइड यूज़ करोगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड यूज़ करोगे वो आपको प्रोडक्ट साइड से मिलेगा। कभी उड़ नहीं जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी वो और क्रिएट नहीं होगा। जितना मास यूज़ करोगे आपको मास इतना ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पर कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पर मैंने इनिशियल मास क्या यूज़ किया, 8 ग्राम इसके, 10 ग्राम इसके, ये मैंने इनिशियल मास यूज़ किया रिएक्टेंट का, ये दोनों रिएक्टेंट सब्सटेंस। मुझे फाइनल मास 18 मिला वाटर का सर 18 मिल गया। 8 इसके, 10 इसके, दोनों जमा करेंगे 18, इधर 18 ग्राम हो गया। पर शर्त वही कह रहा हूँ कि आपका सिस्टम कौन सा होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। बहुत सारा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गैस बनती है। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मेरे ख्याल में आपको ये लॉ समझ में होगा। ये लॉ सिंपल क्या कहता है, जो मास आप रिएक्टेंट साइड यूज़ करोगे आपको पीरियोडिक साइड वो मिलंदो। माना इन लाइ जो मक़सदु इहो आहे त जेको तव्हां मास रिएक्टेंट साइड जेतिरी क्वांटिटी में यूज़ कंदो तव्हांखे पीरियोडिक साइड में क्वांटिटी ओतिरी मिलंदी। पर शर्त इहो आहे त जेको तव्हां यूज़ कयो था कंटेनर, उहो कंटेनर छा हुजे, बंदि हुजे। ईअं न आहे त उहो कंटेनर खुलियो हूंदो त हाणे अगरि असां खुलियो मास वठंदा, अगरि हीअं कंदासीं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे न पुट, उन मां उहा अॻिते। हाणे मां हिकु एग्ज़ाम्पल कयां थो, ॾिसो। हाणे मां एग्ज़ाम्पल कयां थो, जीअं सोडियम जो रिएक्शन करायां थो हाइड्रोजन क्लोराइड सां। हाणे सपोज़ में हिते ठहे थो असांजो NaCl, लूणु ठहे थो, ॿियो हाइड्रोजन गैस ठहे थी। अगरि तव्हां इहो सिस्टम, हाणे हिन जा खयां असां 6 ग्राम, ठीकु आहे, हिन जा खयां असां 3 ग्राम, ठीकु आहे। हाणे थींदो छा सर, असांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं असां इनिशियल मास यूज़ कंदासीं त पीरियोडिक साइड उहो मिलंदो। हाणे हीअ असांखे मिलियो साईं, टोटल जेको मिलियो असांखे हीअ मिलियो 8 ग्राम, पर बराबरि न थियो। साईं 8 ग्राम छो मिलियो? सर 8 ग्राम इन लाइ, हिन खे जमो कंदासीं घणो थींदो, 9 ग्राम। हिते 8 ग्राम, 1 ग्राम अला काॾे वियो? इहो इन लाइ थियो थी हिते सही आहे, हाइड्रोजन गैस सही आहे हिते। अगरि तव्हां किलो सिस्टम में तव्हांखे ॾिसो, हीअ तव्हां किलो सिस्टम आहे, हिन में सोडियम ऐं हाइड्रोजन क्लोराइड माना एसिड पुट था कयो। हाणे तव्हांजी सिस्टम जेको आहे, ये जो सिस्टम है ऊपर से ओपन है, ये जो कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पे जो इन दोनों का हम रिएक्शन करा रहे हैं, इनके अंदर ये सोडियम के पार्टिकल डाल रहे हैं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे, तो हमें मिल रहा है, हमें क्या चीज़ें मिल रही है, एक मिल रहा है नमक NaCl, दूसरा मिल रहा है हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस बबल फॉर्म में इसमें से निकल रही है। क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम के लिहाज से निकल गई। हाँ 1 ग्राम जो इन कंटेनर में निकिरी वेंदो त पुट प्राणे साइड मास घटि थींदो वधंदो, सर ज़ारी ॻाल्हि घटि थींदो। हिते आहे 9 ग्राम, हिते आहे 8 ग्राम। हाँ 1 ग्राम खुटी पियो, वो 1 ग्राम छो खुटी पियो या क्यों कम हो गया? सर रीज़न इज डेट हम वी टेक द सिस्टम वाई वी टेक द कंटेनर इज ओपन, या हमें ओपन सिस्टम उठाया हुआ है, ओपन कंटेनर उठाया हुआ है, तभी इसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस क्या गई, निकल गई। क्या गई? निकल गई। तो तभी कहते हैं कि आपको सिस्टम कौन सा उठाना है, वो उठाना है आपको क्लोज्ड। अब इसके होने कितने चाहिए सर? इसके होने चाहिए हमारे 9 ग्राम। ये 9 ग्राम तभी पॉसिबल होंगे जब आप सिस्टम कौन सा उठाओगे, आप सिस्टम उठाओगे क्लोज्ड, क्योंकि रिएक्शन में फेसेस चेंज होते हैं। एक साइड यहाँ पे देखो ये मेटल है, ये लिक्विड है, इस साइड एक लिक्विड एक बन रहा है, हमें क्या सॉलिड, दूसरा बन रहा है गैस। तो गैस की कंडीशन क्या होती है, वो उड़ने वाली होती है, वो उड़ जाती है बबल्स फॉर्म में। कोई गैस जो है लिक्विड में डिज़ॉल्व हो जाती है, कोई डिज़ॉल्व नहीं होती। तो हर गैस की अपनी नेचर होती है। तो ये बात हमने किसने बताई? जो साइंटिस्ट ने बताई कि आप जितना मास उठाओगे आपको मास वो ही मिलेगा। तो इस लॉ का ये है हमारी इस लॉ की स्टेटमेंट। जेको बि तव्हां केमिकल रिएक्शन कंदो उन में जेतिरो मास कंदो, इहो साइंटिस्ट ॿुधायो, नवाज़र ॿुधायो, तो जेतिरो तव्हां मास यूज़ कंदो रिएक्टेंट साइड, तव्हांखे मास एनी आओ ओतिरो ई मिलंदो। तो ही पहिरियों लॉ हो 17th सेंचुरी में यूज़ कयो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तव्हां जेतिरो मास, जेतिरी क्वांटिटी रिएक्टेंट सां खणंदो, ओतिरी क्वांटिटी तव्हांखे प्रोडक्ट सां मिलंदी। कॾहिं बि उन खां न घटि मिलंदी न वधीक मिलंदी। छाजे करे त मास न ई क्रिएट थींदो आहे, न ई छा थींदो आहे, डिस्ट्रॉय थींदो आहे। तो इहा हुई पहिरें लॉ जी स्टेटमेंट। ऐं पहिरें लॉ जो मां तव्हांखे इलाही एग्जाम्पल ॾिना, पर तव्हांजो शर्त, ये शर्त क्या होना चाहिए? शर्त ये होना चाहिए कि हमारा सिस्टम कौन सा होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको कवर कर लेना। एग्जाम्पल कौन से हैं? द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एग्जाम्पल पहला फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब कट लग जाती है तो देखो ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब जंग लग जाती है तो आयरन क्या होता है, भारी हो जाता है। पहले आयरन क्या होता है, सिल्क बिल्कुल साफ होता है ऐसे, ये आयरन का पीस है ना, जब इसको रस्टिंग लग जाती है, जिंक उसके ऊपर जो है ना वो रेडिश बन जाता है, तो उसका मास बढ़ जाता है। ये आपने नोट किया होगा। वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्साइड लेयर बन जाती है। उस ऑक्साइड कहते हैं ऑक्सीजन गैस के ऊपर रिएक्शन होता है, वाटर वेपर की वजह से या एयर की वजह से, जो वेट एयर होती है इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो जब ये रस्टिंग, इसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। माना इसकी जो प्रोडक्ट साइड है, माना जब ये आयरन होता है ना, आयरन ऑक्सीजन की मौजूदगी में पड़ा होता है तो ऑक्सीजन उस पर रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है। माना ये देखो आ गया ना, इसके अंदर शामिल हो गए, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा रस्टिंग वाला, उसका मास इंक्रीज होगा कम होगा? सर वो जो हमने आयरन और ये ऑक्सीजन जो मिकदार में होगा तो आउटपुट में भी हमें वो मिलेगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आपकी मैंने कहा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बहुत सारे एग्जाम्पल उठाओ अपनी तरफ से उनकी डेटा। अगर इन टॉपिक में आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर हमें ये टर्म समझ में नहीं आया।